Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 1st July 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about NRC update in Assam, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. सबसे पहले समझते हैं कि what is NRC, National Register of Citizens. So it is a register containing names of all genuine Indian citizens including minors. तो एक लिस्ट है, आप ऐसा समझ लीजिए, जिसमें हमारे देश के सारे जो जेन्युइन सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनका नाम है इसके अंदर, डिटेल्स हैं इसके अंदर, ऐसा आप मान के समझिए. वो बात अलग है कि इसको अपडेट नहीं किया गया है कई सालों से, तो उसको हम आगे देखेंगे. आपको समझना है कि ये जो एनआरसी है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर इलेक्टोरल रोल्स. इलेक्टोरल रोल्स में कैसा होता है कि जिनकी भी वोटर लिस्ट में नाम है, जिसको इलेक्टोरल रोल्स या वोटर लिस्ट कहते हैं, उसमें कैसा है कि जो लोग भी वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं उनका ही नाम वहाँ पे होता है. तो यानी कि माइनर्स का नाम वहाँ पे नहीं होगा. उसके अलावा कई सारे लोग जो इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ वन और द अदर क्राइटेरिया, उनका नाम भी वहाँ पे वोटर लिस्ट में नहीं होता है. उसके अलावा कई सारे लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं भी लिखाते हैं क्योंकि उनको दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वोटिंग, यू में से. तो वोटर लिस्ट और एनआरसी में अंतर है. सबसे पहले तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है. वोटर लिस्ट उन लोगों का नाम है हु आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, जबकि एनआरसी उन लोगों का नाम है दोज हु आर जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स. अब एनआरसी पहली बार हमारे देश में प्रिपेयर किया गया था फॉर इंटायर इंडिया इन 1951. दैट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस ऑफ 1951. तो जब पहली बार आज़ादी के बाद जनगणना हुई, सेंसस हुई, तो उसके साथ ही साथ पूरे इंडिया भर के लिए एनआरसी अपडेट कर दिया गया, बना दिया गया कि कौन कौन से लोग जेन्युइन सिटीजन हैं हमारे देश के. लेकिन उसके बाद से इसको अभी तक अपडेट नहीं किया गया है. जो एनआरसी पहली बार बनाया गया था 1951 में फॉर पैन इंडिया, उसके लिए कट ऑफ डेट रखा गया था 19 जुलाई 1949. दिस कट ऑफ डेट हैज़ कम फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशंस डायरेक्टिव्स अंडर आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 दैट सेज कि जो लोग भी 19 जुलाई 1949 से पहले पहले हमारे देश में आकर के रह रहे थे, दे आर एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप. तो इसके हिसाब से एनआरसी पैन इंडिया लेवल पे बनाई गया है कि इस डेट से पहले पहले जो भी हमारे देश में रह रहे थे, दे आर इंडियन सिटीजन्स. लेकिन आसाम के केस में फिर बाद में भी एनआरसी अपडेट किया गया है. सो आसाम इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे एनआरसी को दोबारा अपडेट किया गया है. अदरवाइज पूरे इंडिया के लिए एनआरसी बनाया गया 1951 में, तब से वही चल रहा है. व्हाइल इन असम एनआरसी हैज़ बीन अपडेटेड लेटर ऑन. तो क्यों असम के अंदर ही एनआरसी को अपडेट करने की जरूरत पड़ गई, वो भी ज़रा समझते हैं. तो असम के अंदर इलीगल इन्फ्लक्स कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश, इलीगल इमिग्रेंट्स या इलीगल माइग्रेंट इन्फ्लक्स आप कह सकते हैं, जिनको सरल शब्दों में कहते हैं बांग्लादेश से आने वाले गैर कानूनी लोग, वो लोगों की संख्या माना जाता है कि 1971 के बाद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई. A lot of illegal Bangladeshi immigrants entered into Assam and other neighboring states of India post Bangladesh Liberation War. तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम में हो क्या रहा था कि वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे आज़ादी के लिए. मुक्ति बाहिनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना लिया था जो उस टाइम में ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था. तो उस लिबरेशन मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, मुक्ति बाहिनी के मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए जो वेस्ट पाकिस्तान था, उसने अपने आर्म्ड फोर्सेस को फ्री हैंड दे रखा था कि जैसे भी हो इस मूवमेंट को सप्रेस करो. और इस कारण से जो आर्म्ड फोर्सेस थे वेस्ट पाकिस्तान के, दे टुक मैनी ब्रूटल स्टेप्स, मास मर्डर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सिविलियन पॉपुलेशन. और यही कारण है कि कई सारे सिविलियन बांग्लादेशीज अपना रेजिडेंस, अपना नेटिव प्लेस छोड़ करके द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया जैसे कि वेस्ट बंगाल या असम में इलीगल तरीके से इंटर हो गए इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी. लेकिन अब जब 1971 में बांग्लादेश लिबरेट हो गया, एक नई कंट्री बन गई, उसके बाद भी मोस्ट ऑफ देम स्टेड बैक इन इंडिया
फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडिया में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर थी। और इसके बाद से धीरे धीरे आसाम में ये बात रियलाइज़ होनी शुरू हुई कि बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है आसाम में, खासकर जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और ख़ास बात तो ये है कि इनमें से कई सारे इलीगल इमिग्रेंट्स ने तो अपना नाम वोटर लिस्ट तक में भी अपडेट करा लिया है। तो इन सब इश्यूज़ को लेकर के फिर 1979 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ आसाम के अंदर। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस मूवमेंट। इसको आसाम मूवमेंट नाम से भी जानते हैं। दिस मूवमेंट स्पैंड फॉर अबाउट 6 years फ्रॉम 1979 टू 1985। इसमें दो मेन असम की लोकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एंड AGP, दे टुक द मूवमेंट फॉरवर्ड एंड दे प्रेशराइज द यूनियन गवर्नमेंट टू अपडेट NRC ऑफ असम। उन्होंने भारत सरकार के ऊपर दबाव दिया यहाँ पे मूवमेंट चला करके कि आप NRC, असम का NRC को अपडेट कीजिए और यहाँ पे जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनको वापस से असम से बाहर भेजिए। ये मूवमेंट कई सालों तक चला। पहले तो भारत सरकार ने इसको दबाने की कोशिश की, उसमें कई सारी पुलिस ब्रूटैलिटीज़ हुई, कई सारे यूथ, असम के यूथ भी मारे गए इन दैट मूवमेंट। अल्टीमेटली आफ्टर अ सैक्रिफाइस ऑफ अबाउट 800 असम स्टूडेंट, finally the government or union government had to listen to the demands of Assamese people। और 1985 में जो उस टाइम की राजीव गांधी सरकार थी यूनियन गवर्नमेंट में, it accepted the demand of the local Assamese youth और उन्होंने फिर एक अकॉर्ड साइन किया लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, आसू और AGP के साथ, वेयर द गवर्नमेंट अग्रीड दैट इट विल अपडेट द NRC। ये आसाम को के NRC को अपडेट करेगी और जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको आसाम से बाहर भेजा जाएगा। और अपडेट के लिए, NRC को अपडेट करने के लिए इस बार आसाम के अंदर NRC को अपडेट करने के लिए कट ऑफ डेट रखा गया 25 मार्च 1971। तो ये थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझ लो, ये डेट आपसे हो सकता है प्रीलिम्स में, APSC प्रीलिम्स में पूछ ले। तो 25 मार्च 1971 का मतलब है कि 24 मार्च 1971 का मिडनाइट। तो इस तरीके से समझो कि जो भी इंसान 25 मार्च 1971 से पहले आसाम के अंदर रेजिडेंट था या उसके जो प्रेसिडेंट्स, जो उनके पूर्वज लोग थे वो आसाम में रह रहे थे 25 मार्च 1971 से पहले, नॉट ऑन 25 मार्च 1971। तो कट ऑफ डेट या कट ऑफ टाइम इज मिडनाइट 24 मार्च 1971, रात के 12 बजे 24 और 25 मार्च के बीच में। उस टाइम में जो भी इलेक्टोरल रोल्स में जिनका जहाँ पे नाम था वो लोग ही असम के सिटीजन माने जाएंगे और उनके जो बाकी जो आने वाले सक्सेसर्स हैं वो माने जाएंगे असम के सिटीजन्स और उसके साथ ही साथ इंडिया के सिटीजन्स माने जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये कट ऑफ डेट पे सवाल बन सकता है कि ऑन और बिफोर या फिर 25 मार्च इज इंक्लूडेड और नॉट, इस तरह से PT में APSC में सवाल बन सकता है। तो इस तरीके का प्रॉमिस कर दिया राजीव गांधी सरकार ने कि हाँ ठीक है, हम आसाम अकॉर्ड के हिसाब से वी विल अपडेट NRC ऑफ असम एंड वी विल वीड आउट इलीगल इमिग्रेंट्स आउट ऑफ असम। प्रोमिसेस तो कर दिए गए बट दिस प्रॉमिस वाज नॉट फुलफिल्ड टिल 2013। इस तरह का NRC अपडेट का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ असम में कई सालों तक। और बाद में 2013-14 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग NRC ऑफ असम। तो समझिए कि लगभग 30 सालों बाद, आफ्टर मेकिंग द प्रॉमिस इन 1985, आफ्टर अबाउट 28 years, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग द NRC ऑफ असम। NRC अपडेट प्रोसेस 2013-14 से स्टार्ट हुआ। इट कंटिन्यूड फॉर मैनी ईयर्स एंड फाइनली इट वाज कंक्लूडेड ऑन 31 अगस्त 2019। और इसमें फिर फाइनल डाटा पब्लिश किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस अबाउट 3 करोड़ 30 लाख पीपल अप्लाइड फॉर देयर रेजिडेंटशिप इन असम एंड प्रूविंग देयर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। उसमें से लगभग 3 करोड़ 11 लाख लोगों का एप्लीकेशन जो है वैलिड पाया गया, जबकि 19 लाख लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। दे वर नॉट फाउंड टू बी द लीगल और द वेरीफाइबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड रेजिडेंट्स ऑफ असम। तो क्या ये 19 लाख लोग, अब इनका क्या होगा, उनके बारे में समझते हैं आगे इनका क्या होगा। तो इन 19 लाख लोगों का जिनका भी पिटीशन या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है NRC कोऑर्डिनेटर ऑफिस से, उनको
एक रिजेक्शन स्लिप दिया जाएगा। And now these applicants whose application has been rejected, they can move to a foreigner tribunal. अब इनके पास एक उपाय है कि हमारे स्टेट के अंदर बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू फॉरेनर ट्रिब्यूनल रूल्स ऑफ 1946। तो इस फॉरेनर ट्रिब्यूनल का काम ही है कि जो लोगों को भी फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया गया है और उनको लगता है कि नहीं, उनको अनड्यू तरीके से फॉरेनर डिक्लेयर किया गया है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है वेरिफिकेशन में, वो लोग इस फॉरेनर ट्रिब्यूनल में जा कर के पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि सर मैं इंडियन हूं लेकिन मुझे थोड़ा गलत तरीके से फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया गया। तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल विल हियर द मैटर एंड देन इट विल डिसाइड कि जो डिसीजन लिया गया है इस इंसान को फॉरेनर डिक्लेयर करने का, वो डिसीजन सही है या गलत, ये इंसान सच में फॉरेनर है या इंडियन सिटीजन है। तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल विल डिसाइड अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ दिस पर्सन। अभी फॉरेनर ट्रिब्यूनल का डिसीजन माना जाता है कि फाइनल है, लेकिन कई सारे केसेस में सेल्फ लीव पिटीशन के थ्रू हाई कोर्ट्स ने या सुप्रीम कोर्ट ने मैटर अपने अंदर भी ले लिया है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल के अंदर इस इंसान को क्या प्रूफ करना है? दिस पर्सन हैज़ टू प्रूव दैट हिज नेम इज इन लीगेसी डाटा। तो एपीएससी के लिए ये टर्म फिर से इंपॉर्टेंट है, लीगेसी डाटा। इसके बारे में भी समझ लीजिए कि व्हाट इज लीगेसी डाटा। तो देखिए, दो डाटा को माना गया है लीगेसी डाटा फॉर एनआरसी। एक तो एनआरसी ऑफ 1951 एंड दूसरा इलेक्टोरल रोल्स ऑफ 1971 अप टू मिडनाइट ऑफ 24 मार्च 1971। तो लीगेसी डाटा का मतलब ये है कि या तो आपका नाम या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनके आप डिसेंडेंट हैं उनका नाम 1951 वाले एनआरसी में होना चाहिए, या तो फिर इलेक्टोरल रोल्स में किसी भी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए ऑफ और टिल 24 मार्च 1971 मिडनाइट। तो इन दोनों में से किसी एक में भी अगर आपके जो पूर्वज हैं, जो जिनके आप सक्सेसर हैं, उनका नाम अगर है, इन दोनों में से किसी भी डाटा में, इनको कहा गया लीगेसी डाटा, दीज टू डाटा विल प्रूव योर लीगेसी। तो या तो आपके फादर या ग्रैंडफादर या उन फोर फादर्स का नाम या तो एनआरसी ऑफ 1951 में होना चाहिए, नहीं तो इलेक्टोरल रोल्स 1971 24 मार्च से पहले पहले किसी भी इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, रेजिडेंट ऑफ असम। और यही दो डाटा वेरीफाई करेगी फॉरेनर ट्रिब्यूनल की क्या आपका नाम वहाँ पे है या नहीं। अभी जब एनआरसी अपडेट की बात चली है तो क्लॉज 6 के बारे में भी समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए, आसाम अकॉर्ड जब साइन हुआ तो उसमें क्लॉज 6 स्पेशली इंसर्ट कराया गया ऑन इंसिस्टेंस ऑफ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आसाम। तो आसाम अकॉर्ड के अंदर ही एक है क्लॉज 6। क्लॉज 6 कहता है कि द यूनियन गवर्नमेंट विल इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स एज मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ असमीज पीपल। अगर सरल शब्दों में बोलें तो भारत सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल या कानूनी या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच लेगी, एक्शंस लेगी आसाम के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, असमीज लोगों के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये प्रॉमिस भी किया इन क्लॉज 6 कि हम आपके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी जरूरी कदम होगा, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल, चाहे लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव, वो कदम उठाएंगे। लेकिन ये भी एक्शन, ये प्रॉमिस भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इतने साल बीत गए हैं, एनआरसी तो चलिए अपडेट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, लेकिन क्लॉज 6 को फुलफिल करने का अभी तक प्रोसेस, अभी वो किसी भी कंक्लूसिव एंड तक नहीं पहुंचा है। इसमें सबसे बड़ा समस्या ये है क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट करने में कि किसको माना जाएगा असमीज पीपल। कई सारे डेफिनेशन आए कि जो लोग असमीज लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन फिर तो कई ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो बहुत पहले से असम के अंदर रह रहे हैं, जो असमीज लैंग्वेज नहीं बोलते, कुछ और लैंग्वेज बोलते हैं, वो बाहर हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल बोडोस, कार्बीज। तो ये सबसे बड़ा इशू है कि किनको असमीज कहा जाए अंडर क्लॉज 6। और बहुत सालों के बाद, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट क्लॉज 6, द यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड बिप्लब कुमार शर्मा कमिटी। ये बिप्लब कुमार शर्मा जी रिटायर्ड गुवाहाटी हाई कोर्ट जज, और इनकी एक कमेटी बनाई गई, बिप्लब कुमार शर्मा जी की कमेटी। इसके अंदर कई सारे मेंबर्स भी थे, जैसे आप देख सकते हैं आंसू के मेंबर्स भी हैं, समुजल भट्टाचार्य जी वगैरह भी हैं इसके मेंबर्स। तो बिप्लब कुमार शर्मा जी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई जिसको काम दिया गया कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से लोग असमीज कहे जाने चाहिए और क्लॉज 6 में क्या क्या राइट्स, क्या क्या प्रोटेक्शंस असम के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए जाने चाहिए। तो बिप्लब शर्मा कमेटी जुलाई 2019 में बना दी गई थी
इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट भी लगभग सबमिट कर दिया इन फरवरी 2020, लगभग 6 महीने के काम के बाद इन्होंने अपना रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया। समस्या यह है कि इस रिपोर्ट पे अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है। इनफैक्ट बिप्लब कुमार शर्मा जी ने जो रिपोर्ट सबमिट किया था भारत सरकार को, उस रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं वो भी सरकार ने नहीं बताया था। वो तो फिर ऐसा हुआ कि समुजल भट्टाचार्य जी वगैरह या बाकी सब लोग जो आंसू के मेंबर्स हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट के जो भी कंटेंट है उसको लीक कर दिया टू द मीडिया। अदरवाइज द गवर्नमेंट हैज़ नॉट फॉर्मली अनाउंस्ड द रिपोर्ट एंड द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट टू द कॉमन पीपल एंड मीडिया। लेकिन इन लोगों को लगा कि बहुत ज़्यादा अनड्यू डिले कर रही है सरकार, तो इन्होंने क्लॉज 6 के जो भी रिकमेंडेशंस थे बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी के, वो डिस्क्लोज कर दिए टू द मीडिया और उससे फिर हमें पता चल गया। तो जरा एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी ने, कि कौन होंगे एसएमईज लोग, क्या उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसको लेकर के क्या रिकमेंडेशंस है वो जरा समझते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ एसएमईज के लिए उन्होंने कट ऑफ डेट दिया है 1 जनवरी 1951 कि भाई इससे पहले जो लोग भी असम के अंदर रह रहे थे दे विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट्स ऑफ असम, और उनके लैंग्वेज, कल्चर या कोई भी स्पेशल जो उनके कल्चर के फीचर्स होंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस उठाए जाएंगे। तो ये लोग होंगे एसएमईज लोग हु हैव बीन रेजिडेंट्स ऑफ असम बिफोर 1 जनवरी 1951। दूसरा, ऑफ कोर्स दिस इज अ प्रपोजल, अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आप ग्रेविटी से नहीं देखिए इसको। इट्स जस्ट अ प्रपोजल एंड दैट टू हैज़ बीन सबमिटेड टू द गवर्नमेंट, इट इज़ येट टू बी ऑफिशियली डिस्क्लोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल। वो बात अलग है कि ये लीक हो गया है टू द कॉमन पीपल थ्रू मीडिया। दूसरा सजेशन कि एसएमईज लोगों के कल्चर को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर शुड बी अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन असम, यानी कि अपर हाउस इन द स्टेट, रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लोकल बॉडीज। कम से कम 80% रिजर्वेशन होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकल बॉडीज में फॉर एसएमईज पीपल। तो जो लोग भी एसएमईज हैं उनके लिए 80% तक रिजर्वेशन होना चाहिए। उसके अलावा जॉब्स में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, कोटा होना चाहिए। उसके अलावा असम के अंदर इनर लाइन परमिट सिस्टम भी लाया जा सकता है या लाया जाना चाहिए। आपको देखा 2-3 दिनों पहले मैंने बताया कि इनर लाइन परमिट सिस्टम नॉर्थ ईस्ट के बस 4 स्टेट्स में है, अरुणाचल में, नागालैंड में, मिजोरम में और मणिपुर में हाल फिलहाल में लाया गया। इस बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी ने कहा कि हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इनर लाइन परमिट सिस्टम भी लाया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, द रिकमेंडेशंस ऑफ बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी इज येट टू बी ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार को जमा तो कर दिया गया, लेकिन सरकार ने अभी तक पब्लिक को या मीडिया के थ्रू बताया नहीं कि इस कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या हैं और इस रिकमेंडेशंस में से कौन कौन से प्रोविजंस वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from Science and Technology segment. It is about new source of gravitational waves, and this topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. So सबसे पहले समझते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होते हैं, फिर इस करंट न्यूज़ पे आएंगे. देखिए ग्रेविटेशनल वेव्स नाम से आपको समझ आ रहा है एक तरह का वेव है, लेकिन ये समुद्र में आने वाले लहरें नहीं हैं. ये दिस इज अ वेव इन स्पेस एंड टाइम. अब ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है कि स्पेस एंड टाइम में वेव कैसा होगा. तो इसको मैं तो कहूँगा कि सिविल सर्विसेज में इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या होते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स. तो जस्ट मग इट अप दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ रिपल्स या वेव्स इन स्पेस एंड टाइम. तो बस इसको आप यहाँ पे मग अप कर लो कि इट इज़ रिपल्स और वेव्स इन स्पेस एंड टाइम. And it is created, these waves are created because of some cosmic processes या extremely violent या energetic processes. कुछ extraordinary processes होंगी जैसा जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि 2 stars टकरा जाएं, 2 black holes merger हो जाएं, 2 न्यूट्रॉन स्टार्स टकरा जाएं, इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी. एक्स्ट्रा वायलेंट प्रोसेसेस होंगी, एक्स्ट्रा एनर्जेटिक प्रोसेसेस होंगी, तब ये ग्रेविटेशनल वेव्स हमारे यूनिवर्स में बनते हैं. तो जैसे वेव्स तो वेव्स होता है, आपने समुद्र के में भी देखा होगा वेव्स, लेकिन वो आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं. ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो हम फील नहीं कर सकते. आप बिल्कुल इंडिविजुअल बेसिस पे इसको फील नहीं कर सकते. बट दे आर ऑल्सो सिमिलर काइंड्स ऑफ रिपल्स क्रिएटेड आउट ऑफ हाईली एनर्जेटिक प्रोसेसेस अकरिंग इन द यूनिवर्स. ग्रेविटेशनल वेव से जो वेव्स क्रिएट होते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोसेस में, दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट.
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सालों पहले, लगभग 100 सालों पहले ही कह दिया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स जैसी कुछ चीजें होती हैं. सो ही हैड इंडिकेटेड अबाउट these gravitational waves, but he could not prove it. In his general theory of relativity, he had talked about this gravitational waves, but he could not establish it. He could not detect gravitational waves कि हाँ ये देखो ये वाला है, ये है gravitational waves. बहुत सालों बाद, लगभग 100 सालों बाद, in 2015 the first gravitational waves was detected, and this was detected by an international observatory of gravitational waves जिसका नाम है LIGO. और उसके बाद से कई सारे और भी ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुए हैं. तो एक बार लीगो के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में और समझेंगे. लीगो फुल फॉर्म है इसका लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी. नाम से आपको पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए ये ऑब्जर्वेटरी लगाए गए हैं. और ये जो लीगो है, इट इज ऑपरेटेड बाय 2 यूनिवर्सिटीज ऑफ यूएस, MIT एंड काल्टेक यूनिवर्सिटी. और 2 इस तरह के ऑब्जर्वेटरीज यूएस में लगाए गए हैं. एक लगाया गया है लीगो हैनफोर्ड ऑब्जर्वेटरी, एक है लीगो लिविंगस्टोन ऑब्जर्वेटरी. तो 2 इस तरह के ऑब्जर्वेटरी लगाए गए हैं यूएस में. और इसके साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि बस लीगो ही है ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी. दुनिया में और भी कई सारे ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरीज इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल वर्गो इन इटली, ये भी एक ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी है. इंडिया के अंदर हम लोग इंडिगो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, दैट विल बी नोन एज लीगो इंडिया ऑल्सो. दैट इज अ ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. मतलब यहाँ की मदद से हम इस ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी की मदद से इंडिया से भी ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे. ये जो ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी है प्रोजेक्ट इंडिया में लाया जा रहा है लीगो इंडिया, जिसका नाम है इंडिगो प्रोजेक्ट भी. दोनों में से कुछ भी आ सकता है, लीगो इंडिया या इंडिगो प्रोजेक्ट, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है. इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. इसको ये एल शेप का होगा, इस तरह से देखिए ये एल शेप का होगा. ये महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा रहा है और माना जा रहा है कि 2025 तक ये बन के तैयार हो जाएगा. अभी ये ऑपरेशनल नहीं है. अब जरा करंट न्यूज़ पे आते हैं. तो करंट न्यूज़ को भी समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स बनते कैसे हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी हाई एनर्जी अगर एक्टिविटी होती है तो ग्रेविटेशनल वेव्स बनते हैं. तो मेनली ग्रेविटेशनल वेव्स बनने के 2 तरीके हैं. 2 न्यूट्रॉन स्टार आपस में कोलाइड कर जाएं या मर्ज कर जाएं तो ग्रेविटेशनल वेव्स बनते हैं. 2 ब्लैक होल्स आपस में कोलाइड करें या मर्ज कर जाएं तो ग्रेविटेशनल वेव्स बनते हैं. तो अभी तक तो यही देखा गया था. लीगो ऑब्जर्वेटरी डिटेक्टर्स ने यही बताया था कि या तो ब्लैक होल्स टकराएं या न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराएं तो ग्रेविटेशनल वेव्स बनते हैं. करंट न्यूज़ यह थोड़ा अलग है. करंट न्यूज़ ये कहता है कि न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स, यहाँ पे देखिए इसे ये है न्यूट्रॉन स्टार और ये है ब्लैक होल, अगर ये भी आपस में टकराएं या ये भी मर्ज हों तो ब्लैक होल बन सकता है. अब ये आपको लगेगा कि कौन सी बड़ी बात है, पहले न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल आपस में टकरा रहे थे, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल, तो ब्लैक होल अब ग्रेविटेशनल वेव बनता था. अब करंट ऑब्जर्वेशन ये है, जनवरी 2020 में ये ऑब्जर्वेशन हुआ था पिछले साल ही, कि न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल भी आपस में टकराए तो भी ग्रेविटेशनल वेव्स बनते हैं. और इस तरह का ग्रेविटेशनल वेव जनवरी 2020 में ऑब्जर्व किया गया फ्रॉम लीगो. तो अब सवाल अगला आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर 1.5 साल हो गए, जनवरी 2020 में ऑब्जर्व किया गया था, आज क्यों बताया जा रहा है हमें. तो देखो, जब भी इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं, कॉस्मिक चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं, तो उसको फिर प्रॉपर स्टडी किया जाता है, समझा जाता है, उसको इस्टेब्लिश किया जाता है कि हाँ ये सच में ग्रेविटेशनल वेव ही है. उससे रिलेटेड तमाम रिसर्च के बाद उनको दुनिया भर के जो जर्नल्स हैं, जो रेप्यूटेड जर्नल्स हैं, उनमें पब्लिश किया जाता है कि हाँ देखिए ये स्टडी हुई है, उसमें ये फाइंडिंग्स हुई है. तो 1.5 साल पहले ये ऑब्जर्वेशन किया गया, उसकी स्टडी के बाद अब फाइनली एस्टैब्लिश किया जा चुका है कि द ग्रेविटेशनल वेव दैट वाज ऑब्जर्व्ड इन जनवरी 2020 वाज एन आउटकम ऑफ merger between or collision between a black hole and a neutron star, and since it has been now established, and that is why it has been published in the reputed journal known as Astrophysical Journal later. अब ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के बारे में भी समझ लेते. देखिए, कोई भी मैसिव स्टार मतलब जो हमारा सन है उससे 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना बड़ा अगर स्टार है, वो मैसिव स्टार जब धीरे धीरे अपने अंदर का फ्यूल लूज करने लगता है. स्टार के अंदर का फ्यूल क्या होता है? हीलियम.
हाइड्रोजन, वही तो फ्यूजन करते रहते हैं और एनर्जी रिलीज करते रहते हैं, ये तो आप जानते होंगे। तो कोई भी अगर मैसिव स्टार है, बड़ा स्टार होना चाहिए, छोटा स्टार नहीं होगा, मैसिव स्टार होना चाहिए, और वो अपने अंदर का फ्यूल धीरे धीरे लूज करने लगे, तो इट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। अब न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में भी अंतर है। अगर थोड़ा बड़ा है, मतलब 1.5 टाइम्स से लेकर के 2 टाइम्स बड़ा है सन से, तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन अगर बहुत बड़ा है देन इट विल लीड टू ब्लैक होल। ब्लैक होल कैसा होता है? बहुत बड़ा अगर इस तरह का गोला है, आप कह लीजिए आयु में से लंप ऑफ गैसेज ऑफ हाइड्रोजन हीलियम बहुत बड़ा है अगर, तो इससे होगा कि इसके अंदर का फ्यूल खत्म हो जाएगा। लेकिन सिंस इट्स साइज इज वेरी बिग, इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी बिग, ड्यू टू ग्रेविटेशनल वेव इट विल कीप ऑन कोलैप्सिंग, मतलब ये धीरे धीरे श्रिंक करता रहेगा बिकॉज ऑफ लार्जर साइज। एनर्जी खत्म हो चुकी है, लाइट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ लार्जर साइज ये थोड़ा थोड़ा कोलैप्स होता रहेगा, अंदर से श्रिंक होता रहेगा। दैट इज वाई ब्लैक होल्स डू नॉट हैव अ सरफेस, बिकॉज ब्लैक होल्स आर स्टिल कोलैप्सिंग। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार बहुत बड़ा नहीं है, वो सन से 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स बड़ा है। इस कारण से फ्यूल खत्म होने के बाद धीरे धीरे, चूंकि साइज उतना बड़ा नहीं है, तो धीरे धीरे वो कोलैप्स करना भी बंद हो जाता है। एंड इट हैज अ वेल एस्टैब्लिश्ड सरफेस। तो ये बेसिक अंतर है। मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा आपको न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के बीच का अंतर। थोड़े बड़े स्टार होने चाहिए सन के तुलना में, तो वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनाते हैं। लेकिन सन के तुलना में अगर 1.5 टाइम्स से 2 टाइम्स बड़ा अगर स्टार है, दैट विल लीड टू न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन अगर बहुत बड़ा है 10 टाइम्स 12 टाइम्स है, देन दैट विल लीड टू ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल दोनों वैसे स्टार हैं जिनकी अंदर की फ्यूल खत्म हो चुकी है। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार कैसा है? इट इज नो लॉन्गर श्रिंकिंग, नो लॉन्गर कोलैप्सिंग, सो इट हैज अ वेल एस्टैब्लिश्ड सरफेस। बट ब्लैक होल, डिस्पाइट लूजिंग ऑल इट्स एनर्जी, इट इज स्टिल कोलैप्सिंग बिकॉज ऑफ लार्जर साइज, सो इट डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड सरफेस। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मुझे लगता है ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में आएगा, इसलिए मैं इसको इतना एम्फेसाइज करके पढ़ा रहा था। तो इसको अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट, इट इज अबाउट ब्रीडिंग सीजन ऑफ टाइगर्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस प्रीलिम्स एग्जाम। मुझे नहीं लगता कि ये मेंस में आना चाहिए, बट एक बार देखते हैं। तो इस आर्टिकल को समझने से पहले 2 नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो न्यूज है इन्हीं दोनों से रिलेटेड है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट इज लोकेटेड इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। It was named after a British conservationist Jim Corbett. उनके नाम के बाद ही इसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इट इज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इट वाज द फर्स्ट एरिया टू कम अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव इन 1973। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व में माना जाता है कि इंडिया की हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है। पहले माना जाता था कि काजीरंगा में इंडिया की टाइगर डेंसिटी हाईएस्ट है, लेकिन अब हाल फिलहाल में जो करंट रिपोर्ट्स आए हैं उसके हिसाब से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व में ही हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। इट इज स्प्रेड अलोंग 3 डिस्ट्रिक्ट्स, हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन उत्तराखंड आर फाउंड इन राजाजी नेशनल पार्क। तो उत्तराखंड के अंदर जो सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स होते हैं वो राजाजी नेशनल पार्क में होते हैं। 2015 में राजाजी नेशनल पार्क वाज आल्सो डिक्लेयर्ड एज ए टाइगर रिजर्व। तो ये तो हो गए 2 कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क। ये जो करंट न्यूज है इन्हीं से रिलेटेड है। करंट न्यूज ये कहता है कि उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व को सालों भर खुला रखेंगे। अब इस न्यूज में नया ये है कि पहले ये कॉर्बेट रिजर्व या टाइगर रिजर्व या राजाजी टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क साल में 4 से 5 महीने बंद रहते थे, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। तो मॉनसून के टाइम में 4 से 5 महीने इनको बंद रखा जाता है। आपको पता होगा कि आसाम के अंदर भी काजीरंगा वगैरह जो बाकी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं उनको लगभग 6 महीने तक बंद रखा जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। तो उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया कि टूरिज्म को प्रमोट कराने के लिए हम लोग इसको अब सालों भर खुला रखेंगे। कॉर्बेट को, राजाजी नेशनल पार्क को सालों भर खुला रखेंगे। अब इसमें इशू क्या है, क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्यों न्यूज बन गया ये? तो कई सारे लोगों ने, सो कॉल्ड इन्वायरमेंटलिस्ट ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि सरकार जो है वो गलत कदम उठा रही है, क्योंकि टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है मेनली इन द मॉनसून सीजन, बिकॉज मॉनसून सीजन इज द राइट टाइम फॉर द ब्रीडिंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टाइगर।
टाइगर एंड एलिफेंट्स दे मेनली ब्रीड इन द रेनी सीजन। आपको तो पता है फिर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कितना आजकल पॉपुलर है, तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलने लगे हैं कि सरकार जो है उत्तराखंड की गलत कर रही है, हमारे टाइगर्स को बचाओ, एलिफेंट्स को बचाओ, बेचारे बस ब्रीडिंग करते हैं मानसून सीजन में, और मानसून सीजन में भी अगर टूरिस्ट लोगों को अलाउ कर दिया जाएगा तो फिर टाइगर्स ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे ठीक से, एलिफेंट्स ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे और फिर उनकी पॉपुलेशन पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिर इसी कारण से ये आर्टिकल आया है। इतना ज़्यादा ये प्रोपेगेंडा फैल गया कि फिर ये आर्टिकल छपा, सरकार ने भी क्लैरिफिकेशन दिया कि देखो ऐसा नहीं है, इट्स अ मिथ दैट टाइगर्स एंड एलिफेंट्स ब्रीड ओनली इन द मानसून सीजन, दे ब्रीड राउंड द ईयर। और ऐसा है कि मानसून सीजन में तो ब्रीडिंग कम होती है, दे ब्रीड मेनली प्री मानसून सीजन में ज़्यादा होती है, अदरवाइज ऐसा कोई सीजन भी नहीं है, दे ब्रीड राउंड द ईयर। तो फिर सवाल ये उठता है कि तो फिर पहले बंद क्यों रखते थे 5-6 महीने, मानसून के टाइम में बंद क्यों रखते हैं? तो मानसून के टाइम में बंद रखने के पीछे कारण उनकी ब्रीडिंग नहीं है, मानसून में बंद रखने के पीछे कारण है लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी, क्योंकि मानसून के टाइम में जंगलों के अंदर फ्लैश फ्लड या लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, फॉरेस्ट्स आर मोर इनएक्सेसिबल ऑल्सो ड्यूरिंग मानसून। तो वो कारण रहा है मानसून के टाइम में इन नेशनल पार्क्स या टाइगर रिजर्व्स को बंद रखना, ना कि द ब्रीडिंग ऑफ टाइगर्स और द एलिफेंट्स। तो चूंकि ये ब्रीडिंग को लेकर के इतना सवाल उठ चुका है और इन्वायरमेंट से तो बहुत सारे सवाल आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, आपको पता ही है, तो मुझे लगता है कि ब्रीडिंग को लेकर के, टाइगर और एलिफेंट्स की ब्रीडिंग के सीजन को लेकर के हो सकता है वो सवाल पूछ लें। सो इसी तरह का सवाल हमने यहाँ पे आपको बना के दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is again taken from environment segment. It is about वन महोत्सव. This is again important from our prelims exam point of view. वन महोत्सव हर साल हमारे देश के अंदर 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक हर साल मनाया जाता है, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वन महोत्सव की तरह मनाया जाता है और 1950 से ही मनाया जा रहा है, यानी कि ये वाला जो हमारा वन महोत्सव है, दिस इज 72nd वन महोत्सव। हुआ क्या कि 1950 में 1950 में उस टाइम के जो मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर थे कन्हैया लाल मानेक लाल मुंशी जी, उन्होंने प्रपोजल दिया कि क्यों ना हम साल में 1 सप्ताह वन महोत्सव की तरह या इस तरह का कुछ प्लांटेशन ड्राइव एक्टिविटी करें इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे। तो बाद में इसी प्रपोजल को नाम दे दिया गया वन महोत्सव और 1950 से इसको वन महोत्सव की तरह मनाया जाना शुरू कर दिया गया। तो याद रखना फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होता है वन महोत्सव, 1950 से ही मनाया जा रहा है, क्योंकि वो स्टेटमेंट दे करके दे सकता है कि करेंट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेलिब्रेट वन महोत्सव, मौजूदा सरकार, ऐसा कुछ दे सकता है, वो स्टेटमेंट गलत होगा, 1950 से ही मनाया जा रहा है। The next article is taken from Assam segment. It is about BharatNet project in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam infrastructure point of view. So BharatNet project के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है जिसमें टारगेट है कि हमारे देश के जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, जितने भी ग्राम पंचायत हैं, मोर और लेस लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, उन सबको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी विथ ए स्पीड ऑफ 100 Mbps। एंड दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। एक स्पेशल कंपनी बनाई गई है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ये प्रोजेक्ट लेकर के आई थी यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार लेकर के आई थी इस तरह का प्रोजेक्ट, और उसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN। ये प्रोजेक्ट लाया गया था 2011 में, लेकिन बाद में जो करंट सरकार जब आई, मोदी सरकार आई, तो इन्होंने इसका नाम बदल करके कर दिया भारत नेट प्रोजेक्ट इन 2015। तो टारगेट है लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत को इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाए ऑफ 100 Mbps। अभी तक लगभग 1.56 लाख ग्राम पंचायत को कवर किया जा चुका है। लगभग 90 to 95,000 ग्राम पंचायत को अभी भी इस भारत नेट प्रोजेक्ट में कवर करना बाकी है। अब भारत नेट प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर दिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए समझिए ध्यान से कि गांव 4, 5, 6 या 10 गांव पे एक होता है ग्राम पंचायत। आपने अगर कभी गांव में रह करके एक्सपीरियंस किया हो तो एक ग्राम पंचायत 2-3 गांवों को मिला करके होता है, कभी कभी 5-6 गांवों को मिला करके होता है। तो हमारे देश में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं और लगभग 6 लाख गांव हैं। हर गांव में कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे स्कूल्स या फिर एक आधा पब्लिक हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, छोटे छोटे सेंटर्स हेल्थ केयर के, आंगनवाड़ी सेंटर। तो पिछले बार 15 अगस्त को भाषण देते हुए, 15 अगस्त 2020 को भाषण देते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत नेट प्रोजेक्ट का गोल अब एक्सटेंड किया जा रहा है और अब इसमें गोल रहेगा कि बस 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ही इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं दी जाएगी, उसके अलावा
जो लगभग 6 लाख गांव हैं उनके जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे कि स्कूल्स, जैसे कि आंगनवाड़ी सेंटर्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उन सबको इंटरनेट कनेक्टिविटी 100 Mbps की प्रोवाइड की जाएगी अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट. सो द पॉइंट इज दैट द टारगेट और द गोल ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट वाज एक्सटेंडेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज स्पीच on 15th August 2020 and he also set a deadline that this will be done in next 1000 days. तो लगभग आने वाले 3 सालों में ये भारत नेट प्रोजेक्ट का कंप्लीट गोल अचीव कर लिया जाएगा. और अब इसी गोल को अचीव करने के लिए और इसको एक्सपेडाइट करने के लिए कि भारत नेट प्रोजेक्ट को फास्टर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि वो प्राइवेट कंपनियों का भी सहारा लेंगी. सो नाउ भारत नेट प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड इन PPP mode, public private partnership model, and that too with viability gap funding mode. तो क्या है viability gap funding, इसके बारे में थोड़ी देर बाद समझेंगे. मुद्दा यह है कि अब भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट कंपनियों को भी इंगेज किया जाएगा इन PPP मोड और 16 स्टेट्स में भारत नेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है इन PPP मोड. उसमें से हमारा स्टेट आसाम भी है. तो 16 के 16 स्टेट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. मुद्दा यह है कि आसाम के इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लिख सकते हैं, आसाम इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी APSC में सवाल आ जाए तो क्या भारत नेट प्रोजेक्ट को हमारे यहाँ पे एक्सपेडाइट करने के लिए, फास्टर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए PPP मोड में वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है आसाम में. तो आने वाले 1000 दिनों के अंदर आप उम्मीद कर सकते हैं, लगभग 2 से 3 सालों के अंदर उम्मीद कर सकते हैं कि गाँव-गाँव में जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं आसाम के, वहाँ पे आपको 100 Mbps की इंटरनेट कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है. अभी वायबिलिटी गैप फंडिंग भी समझ लेते हैं. ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट तो अलग अलग तरीके के होते हैं, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये सब तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ ही रखा होगा. उसमें से एक तरीका है वायबिलिटी गैप फंडिंग. अलग अलग तरीकों में से एक तरीका है PPP का वायबिलिटी गैप फंडिंग. वायबिलिटी गैप फंडिंग में भारत सरकार क्या करेगी या कोई भी सरकार क्या करेगी कि कैपिटल सब्सिडी का एक हिस्सा प्राइवेट कंपनी को दे देंगी. मान लीजिए प्राइवेट कंपनी को कोई भी प्रोजेक्ट लगाने में 100 करोड़ का खर्चा लगने वाला है. अब 100 करोड़ है नहीं प्राइवेट कंपनी के पास, तो सरकार उसको 40 करोड़ या 50 करोड़ दे देगी कि भाई तुम्हारा इनिशियल खर्चा इतना है, लेकिन चूंकि ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, तो लो स्टार्टिंग का 40-50 करोड़ हमसे ले लो. दैट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग कि भाई इस प्रोजेक्ट का कुछ एक पैसा हमसे ले लो. सरकार कुछ एक पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के फॉर्म में दे देती है. इस भारत नेट प्रोजेक्ट में जो इन 16 स्टेट्स के लिए अनाउंस किया गया है, उसमें कैसा है कि टोटल खर्च होगा लगभग 29,000 करोड़ का. ₹29,000 करोड़ विल बी स्पेंट in these 16 states Bharat Net project. And out of this, the government of India will spend 19,000 crores, while remaining 10,000 crores will be spent by the private sectors. So that is how viability gap funding के तरीके से ये project implement किया जा रहा है overall in 16 states including our state Assam. In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we'll cover topic number 376 to 380. Topic number 376 is about Insolvency and Bankruptcy Board of India. It was established on 1st October 2016 under Insolvency and Bankruptcy Code 2016. ये एक बड़ा ही यूनिक रेगुलेटर है. रेगुलेटर यूनिक इसलिए है क्योंकि ये प्रोफेशनल्स को भी रेगुलेट करता है और प्रोसेस को भी रेगुलेट करता है. जैसे देखिए प्रोफेशनल्स कौन कौन से प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इन सब को रेगुलेट करता है. साथ ही साथ इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस है जैसे कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन या कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, उन सबको भी रेगुलेट करता है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 376. टॉपिक नंबर 377 इज अबाउट विलफुल डिफॉल्टर. तो RBI हैज गिवन अ डेफिनेशन ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स. तो हु आर विलफुल डिफॉल्टर्स? व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट in repayment obligation by a unit, maybe it may be a company or individual, to the lender even when it has the capacity to honor the obligation. जैसे कि विजय माल्या, उसके पास कैपेसिटी है पे करने की, बट फिर भी उसने पे नहीं किया, वो भाग गया. सो सच पर्सन विल बी नोन एज या सच कंपनी विल बी नोन एज विलफुल डिफॉल्टर. सेकेंड, द फंड as loan was not utilized for the specific purpose for which finance was availed but has been diverted for some other purpose. या फिर when the asset bought by the lender fund had been sold off without knowledge of the banker or the lender. ये 3 चीजें होंगी तो उस केस में उस डिफॉल्टर को कहा जाएगा विलफुल डिफॉल्टर. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 377. टॉपिक नंबर 378 इज अबाउट कोड ब्लड बैंकिंग. तो कोड ब्लड क्या होता है? देखो, कोड ब्लड इज शॉर्ट फॉर अम्बिलिकल कोड ब्लड. अम्बिलिकल कोड ब्लड आपको पता ही होगा कि वो एक तरह का स्टेम सेल होता है, उससे ऑर्गन्स बनाए जा सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उस स्टेम सेल उसको कहते हैं. सो इट इज अ ब्लड दैट रिमेन्स इन द अम्बिलिकल कोड एंड द प्लेसेंटा पोस्ट डिलीवरी.
It contains special cells called hematopoietic stem cell that can be used to treat some types of diseases. तो कोड ब्लड बैंकिंग में क्या होगा? इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द कोड ब्लड एंड extracting and cryogenically freezing its stem cells and other cells of the immune system for potential future medical use. ये हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए था क्योंकि कोड ब्लड बैंकिंग जो कि स्टेम सेल बैंकिंग इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइफ सेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये याद करने की जरूरत नहीं, खाली मैं बता रहा हूँ कि न्यूज में क्यों था. इट हैड हेल्प्ड इन सेविंग लाइफ ऑफ ए 7-year-old गर्ल फ्रॉम नासिक इन महाराष्ट्र हु वाज सफरिंग फ्रॉम अ स्पेशल काइंड ऑफ एनीमिया. ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली याद रखना है कि कोड ब्लड बैंकिंग होता क्या है. इट इज रिलेटेड to stem cell coming from umbilical cord blood. Please attempt this question based on topic number 378. Topic number 379 is about India's fastest supercomputer, Param Siddhi AI, which is ranked 63 in top 500 ranking of supercomputers across the world, is India's fastest and largest supercomputer. दूसरे नंबर पे आता है प्रत्यूष जो कि वेदर फॉरकास्टिंग के लिए सुपर कंप्यूटर है. इसकी ऑल वर्ल्ड रैंकिंग में 78 नंबर पे ही आता है. इट इज इंडिया सेकंड फास्टेस्ट कंप्यूटर. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक 379. टॉपिक 380 इज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीएम्स. ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, तो 3 तरह के एटीएम्स होते हैं. बैंक्स ओन एटीएम, जैसे एसबीआई वगैरह, उन्होंने अपना खुद का एटीएम बना दिया. जो बैंक उसको ऑपरेट कर रही है, जिस बैंक ने उसको लगाया है, वही उसको रन भी कर रही है. सो दीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द कंसर्न बैंक्स एंड कैरी देयर बैंक्स लोगो. दे आर द कॉस्टलीएस्ट वे. बैंक्स के लिए बेवजह का एटीएम चलाने का तरीका जो महंगा पड़ता है. दूसरे होते हैं ब्राउन लेबल एटीएम्स. दे आर ओन्ड बाय ए थर्ड पार्टी, तो उनका ओनर कोई और होता है. बट द कंसर्न बैंक्स हैंडल द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यानी कि कैश हैंडलिंग करना या उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह देखना, उस पर कैसा होता है ब्राउन लेवल एटीएम पे? द कैरी द लोगो ऑफ द बैंक विच आउटसोर्सेज देयर सर्विस. तो स्टेट बैंक अगर उसका सर्विस ले रहा है तो स्टेट बैंक का लोगो का उस पर, उसको कहा जाता है ब्राउन लेवल एटीएम. एक होता है व्हाइट लेवल एटीएम. व्हाइट लेवल एटीएम में कैसा है कि मान लो कोई थर्ड पार्टी है जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एटीएम का सर्विस. वो कैसा है कि वही ऑपरेट भी करेगा, वही रन भी करेगा, वही इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह भी देगा उस एटीएम में, और अपना लोगो भी वही लगा कर रखेगा उस एटीएम के ऊपर, ना कि उस बैंक का जो बैंक का सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है. तो अगर बैंक जिस बैंक को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस बैंक का अगर लोगो ना लगा करके अगर थर्ड पार्टी अपना लोगो लगा रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो व्हाइट लेवल एटीएम है. इसका मतलब है कि वो एटीएम तो थर्ड पार्टी रन कर रही है, ओन भी कर रही है, रन भी कर रही है. उसका जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थर्ड पार्टी ही रन कर रही है. दैट विल बी नोन एज व्हाइट लेवल एटीएम. आप देखते हैं उनका टाटा इंडी कैश वगैरह एग्जाम्पल ऑफ व्हाइट लेवल एटीएम. Please attempt this question based on topic number 380. This is the answer of question number 371 to 375 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू सप्रेस नागा इंसर्जेंसी. एब्सोल्युटली करेक्ट. शिलोंग अकॉर्ड वाज साइंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनएनसी. सो द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वन ओनली. Desalination process, it uses membrane to separate salt content from fresh water. Absolutely correct. The process is healthy for neighboring ecosystem. No, it is not so good for neighboring ecosystem. So the correct answer is option A. One nation one ration card, it was launched by Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. This is wrong. It was launched by Ministry of Consumer Affairs. Consumer Affairs and Public Distribution. So first statement is wrong. It was initiated after COVID pandemic. Again, this is wrong. It was initiated in 2018 only as a pilot project. So the correct answer is option D, none of the above. That's all from our side for today. Thanks for watching.